So hello everyone, welcome to another solution of revolution test series. इस बार हम लोगों का जो टॉपिक है जो हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन खूब सारे आते हैं नीट में। तो आपको केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चन के करीब इसी से मिल जाएंगे डायरेक्टली, और थोड़ा बहुत बैकग्राउंड अगर देखें तो अन्य चैप्टर्स में स्पेशली अगर आप ऑर्गेनिक में इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए ऑर्गेनिक बहुत आसान हो जाएगी। सो लेट अस गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। द एलिमेंट हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 1.1 एंड 3.0। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रूल ये होता है कि यहाँ पर आप देखें इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3.0 और 1.1 घटा दो तो ये कितना डिफरेंस आ जाएगा, 1.9 का डिफरेंस आ जाएगा। और आपको पता है 1.9 के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे जो बॉन्ड बनता है वो प्रीडोमिनेंटली किस नेचर का होता है, आयनिक नेचर का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी? तो लैटिस एनर्जी जो होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो यहाँ देखो चार्ज तो सबका सेम है, साइज जिसका सबसे कम होगा उसका लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर सबसे छोटा गिवन ऑप्शंस में से सोडियम है, क्योंकि फ्लोरीन तो सब में कॉमन है, तो सोडियम सबसे छोटा है, तो इस वजह से लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। जब दो एटम कंबाइन करते हैं और एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाते हैं तो क्या होता है? तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होगी तो एनर्जी सिस्टम की कम हो जाएगी, अगर एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं आपस में। विच कंडीशन फेवर्स द बॉन्ड फॉर्मेशन? अब बॉन्ड बनने के लिए क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी, अभी मैंने कहा था कि एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए और अट्रैक्शन जो होना चाहिए मॉलिक्यूल में एटम्स के बीच में वो मैक्सिमम होना चाहिए, तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। यानी आप एक बात को समझ लें कि जो एनर्जी है इसका स्टेबिलिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो जितने भी ये बॉन्ड्स बन रहे हैं इनका जो रीज़न होता है, द ओनली रीज़न इज टू reduce the energy and maximize the stability. The maximum covalency of representative elements is equal to, representative element का मतलब हुआ s ब्लॉक और p ब्लॉक एलिमेंट। इसमें भी इन्होंने कहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड को एक्सक्लूड कर दें। तो अगर आप थर्ड पीरियड पे आते हैं, लेट अस से थर्ड पीरियड का मैं कोई एक एलिमेंट ले लेता हूँ। थर्ड पीरियड का मैंने फॉस्फोरस लिया, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6, देन आएगा ये 3s2 3p3। अब यहाँ पर देखो वैलेंस सेल में s और p को जोड़ के कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि एक्साइटेशन करके 3D इसके पास वैकेंट है तो उसमें एक्साइटेशन करके ये टोटल 5 बॉन्ड बना सकता है, और जितने बॉन्ड कोई मैक्सिमम बना सकता है उसी को उसकी कोवेलेंसी बोलते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इट विल बी द एक्चुअल नंबर ऑफ s एंड p इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। अनपेयर्ड नहीं, इसमें से आप देखो ये तो पेयर्ड है तब भी गिने जा रहे हैं, तो हम अनपेयर्ड को नहीं गिन रहे हैं क्योंकि एक्साइटेशन करके अनपेयर्ड खुद ही हो जाते हैं। द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन N2O5, तो N2O5 के अंदर अगर आप देखेंगे तो 2 नाइट्रोजन है, ये मैंने बना दिया, एक ऑक्सीजन इधर की तरफ एक ऑक्सीजन इधर, और यहाँ ये बॉन्ड है एंड यहाँ पे ये बॉन्ड, और इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये N2O5 का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ऑक्टेट रूल कौन ऑबे नहीं कर रहा है? तो आपको पता है CO2 तो ऑक्टेट को फॉलो करता है। PCl3 में बोरॉन के पास टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें डेफिशिएंट है, मतलब ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, और PCl5 में देखेंगे तो 5 और 5 मिला के 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 2 एंड 3 दोनों ही ऑक्टेट को नहीं फॉलो कर रहे हैं, ये डेफिशिएंट है, लेस देन ऑक्टेट है, और ये सुपर ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है, यानी 8 से ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर हाइपर वैलेंट? अगेन वही कि वैलेंसी किसमें ऑक्टेट से ज़्यादा है, तो ये तो हाइपर नहीं हाइपोवैलेंट है। C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O और माइनस। तो यहाँ आप देखें कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइपर वैलेंट नहीं है। लेकिन अगर आप SO4-2 का चित्र बनाएंगे तो सल्फर बनेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये O माइनस और O माइनस। यहाँ पर आप देखें तो सल्फर ने टोटल कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 6, यानी ये हाइपर वैलेंट। और इसी के साथ अगर आप ClO4 को बनाएंगे तो Cl के साथ डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O और एक सिंगल बॉन्ड O माइनस O। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने टोटल कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 7 बॉन्ड बना रखे हैं। तो इसका मतलब ये भी हाइपर वैलेंट है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा A एंड C विल बी द करेक्ट आंसर।
मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। तो देखो इसकी आप इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लो कि आपको याद रहे, तो आपको निकालने की जरूरत ना पड़े। ऑक्सीजन O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। O2 प्लस करोगे तो 50 पैसा जोड़ दो, 2.5 हो जाएगा। O2 प्लस 2 करोगे तो ये हो जाएगा 3। O2 माइनस करोगे तो इसमें 0.5 घटा दो, फिर O2 माइनस 2 करोगे तो 0.5 और घटा दो। तो ऑक्सीजन के तो सबके याद रखने चाहिए। नाइट्रोजन का 3 होता है, तो नाइट्रोजन को 3 से मैच करें। O2 प्लस मतलब इसका 2.5 हो जाएगा, O2 माइनस का 1.5 हो जाएगा, और O2 माइनस 2 का 1 हो जाएगा। तो इसमें मैच कर लें आप। फर्स्ट ए को थर्ड के साथ मिलाना है, तो ए को थर्ड के साथ एक ही ऑप्शन में मिला रखा है, तो हमारा करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। With what are the formal charges on central nitrogen and each terminal atom, टर्मिनल ऑक्सीजन एटम इन HNO3? तो HNO3 का चित्र बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड में ये इसने डोनेशन कर रखा है, और ये O है और ये H। तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज पूछा गया है, तो फॉर्मल चार्ज अगर आप देखें तो ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड कैन बी कंसीडर्ड एज कि इसने पॉजिटिव करा है और इसने नेगेटिव करा है, इसने डोनेट करा है और इसने क्या किया, एक्सेप्ट करा है, क्योंकि ये तीर का मतलब यही होता है। नाइट्रोजन पे तो चार्ज आ गया कितना, सेंट्रल नाइट्रोजन पे पूछा गया तो +1 आ गया। ऐसा एक ही ऑप्शन है, तो आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और बाकी आपको पेरिफेरल में इस पे 0 मिल जाएगा और इस पे -1 मिल जाएगा, तो +1 0 एंड -1 विल बी द करेक्ट आंसर। ये टर्मिनल ऑक्सीजन है नहीं, तो इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन इन CO3 -2। तो अब देखो ये जो -2 चार्ज है, ये इन तीनों में बटा हुआ होता है। क्यों बटता है? क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस प्रेजेंट है। ये है CO3 -2। आपको पता है चार्ज विल बी कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड एंड बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है -2, ये तीनों ऑक्सीजन पे घूमता है। तो -2 इज द चार्ज, और 3 पे घूम रहा है, तो प्रत्येक पे आपको मिलेगा -2/3 का चार्ज। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ClO बॉन्ड? तो इसमें आपको बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया है। मैं आपको एक का निकाल के दिखाता हूँ, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर जब इस तरीके से निकालना होता है, तो इसमें आप कैसे निकालते हैं? देखो टोटल बॉन्ड इसने कितने बनाए हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज एक्चुअली कितने बॉन्ड बना रहा है। तो टोटल बॉन्ड है 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7। तो 7 बॉन्ड इसने बनाए हैं और 4 एटम्स में बट रहा है 7 बॉन्ड। तो 7/4 इसका हो जाएगा। फिर ClO3 का उससे कम हो जाएगा, ClO2 का उससे कम, और ClO का सबसे कम हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर इस तरीके से इस क्रम को फॉलो करेगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सिंगल NN बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन PP बॉन्ड। आपको पता है जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है और फॉस्फोरस, तो यहाँ पे साइज छोटा होने के कारण इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है, यानी इसकी जो मजबूती है, वो ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन होती नहीं, क्योंकि यहाँ पर साइज छोटा होने के साथ साथ लोन पेयर रहते हैं, और लोन पेयर क्या करते हैं? रिपल्शन। एंड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, इनकी जो बॉन्ड की एनर्जी है सिंगल बॉन्ड की, वो कम हो जाती है। इसका मतलब ये कमजोर बॉन्ड हो जाते हैं। तो ये जो लिखा है सिंगल NN बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल PP बॉन्ड, ये गलत लिखा है। सिंगल NN बॉन्ड इज वीकर, तो ये सही लिखा है। और एंड ट्रिपल बॉन्ड को कंपेयर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है P सिंगल बॉन्ड P से मजबूत आएगा। नंबर ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड इन CaC2-। CaC2- में Ca+2 में है, और C2 जो है ये -2 है। और इसका अगर आप चित्र बनाएंगे तो ये इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड होता है और 2 माइनस लगे हुए होते हैं। तो इसके अंदर एक आपको सिग्मा मिल जाएगा और 2 पाई बॉन्ड्स मिल जाएंगे। तो 1 सिग्मा एंड 2 पाई इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। परसेंट P कैरेक्टर सिंपल सा है। देखो इसके अंदर 50% P कैरेक्टर है, इसके अंदर आपको 66% मिल जाएगा, और इसके अंदर 75% मिल जाएगा। तो जितना P बढ़ता जाएगा उतना ही परसेंट P कैरेक्टर भी बढ़ता चला जाता है। अगर इसमें परसेंट S कैरेक्टर पूछा जाता तो आपको फिर उस तरीके से सोचना पड़ता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, असत्य के बारे में पूछा गया। तो असत्य इसमें कौन सा है? पहला टेट्राहेड्रल शेप होता है, 109 का एंगल लगभग होता है, 4 बॉन्ड बन रहे हैं, एक लोन पेयर है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये कंप्लीटली असत्य है। अगर आप NCERT का डेटा फॉलो करेंगे तो आपको 109.28 भी नहीं मिलेगा, वहां पर बॉन्ड एंगल इसमें दूसरा मिलेगा। लेकिन अगर मुझे इन दोनों में से चूज करना हो तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, तो आई विल गो विद दिस ऑप्शन। ये अप्रोक्सीमेटली 109.28 तो होता ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट स्ट्रक्चर ऑफ HCF4। तो जीनॉन के साथ मुझे 4 फ्लोरीन जोड़ने हैं, तो मैं इस तरीके से जीनॉन लिखूंगा और 4 फ्लोरीन जोड़ दूंगा। अब 4 फ्लोरीन के बाद जीनॉन के पास देखो 4 इलेक्ट्रॉन तो खर्च हो गए, 8 होते हैं टोटल।
तो 4 बचे, तो 2 लोन पेयर में एक ऊपर और एक नीचे, इस तरीके से। तो ये स्क्वायर प्लेनर टाइप का ज्योमेट्री बना के स्टेबल हो जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर XCF4। द आयन विच इज नॉट टेट्राहेड्रल इन शेप, यहाँ पर देखो इसमें BF4 जो है ये तो टेट्राहेड्रल है, NH4 प्लस भी है। XCO4 जो है वो टेट्राहेड्रल नहीं है, ये प्लेनर शेप का है, क्योंकि O4 में ये इस तरीके से 4 बॉन्ड बना लेता है। और दिस इज अगेन टेट्राहेड्रल इन शेप। ये ICL4 जो है, हाँ ये ICL4 जो है माइनस, ये टेट्राहेड्रल शेप का नहीं होगा। कारण क्या है, क्योंकि आयोडीन ने एक इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर लिया है तो इसका मतलब ये हो गया इनर्ट गैस वाले सिस्टम में। तो ICL4 अगर हम लोग बनाएंगे तो दिस विल बी ICL4। इसने 4 इलेक्ट्रॉन खर्च कर लिए, 4 बचे हैं, तो 4 में 2, ये XCF4 टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये स्क्वायर प्लेनर शेप का हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। और sp3d2 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इट इज एग्जैक्टली लाइक XCF4। XCO4 जो मैंने बनाया है इट इज ऑफ टेट्राहेड्रल शेप, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ये टेट्राहेड्रल शेप का होगा। द पेयर हैविंग सिमिलर ज्योमेट्री, BF3 NH3 नहीं हो सकता, यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट है। ये दोनों बिल्कुल सेम परिवार के हैं और एक ही तरह का बॉन्ड बनाते हैं, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। बाकी आपको यहाँ 2 लोन पेयर मिलेंगे, ये बिना लोन पेयर का है। यहाँ पर आपको एक लोन पेयर मिल जाएगा। तो बिना लोन पेयर और लोन पेयर वालों की ज्योमेट्री जनरली सेम नहीं होती है। 65 में कहा गया है कि आपके पास कैटायंस हैं A+B+2 C+3 एंड D+4। आपको पता है बेसिक ऑक्साइड कौन बनाते हैं, जो S ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जो मेटेलिक होते हैं, और वो A+ या A+2 बनाते हैं। तो A+ वाले को मैं मैच करूंगा किसके साथ, बेसिक ऑक्साइड के साथ। तो A के साथ मुझे थर्ड ऑप्शन चाहिए, जो कि मुझे 2 में मिल रहा है। तो इसके बाद फिर मैं आ जाऊंगा एसिडिक ऑक्साइड। तो एसिडिक ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड के साथ +3 वाले को मैच कर दे, यानी C के साथ मुझे सेकंड चाहिए, जो कि मुझे सिर्फ इस ऑप्शन में मिल रहा है। मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अब ध्यान से सुनना जरा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड आते ही आपके मन में एल्यूमिनियम आता है, तो मैं +3 वाले को एम्फोटेरिक के साथ मैच कर लूंगा। ये बेसिक ऑक्साइड जो है वो A+2 बना सकता है और साथ में B+2 भी बना सकता है, क्योंकि ये दोनों लोग S ब्लॉक वाले एलिमेंट होंगे प्रमुख रूप से। मतलब अगर माना जाए, साइज से आपको और आइडिया लग सकता है, एंगस्ट्रॉम में रेडियस दे रखी है, लेकिन अगर साइज नहीं भी याद है यू विल गो विद दीज ऑप्शन, ये सेफ ऑप्शन हो जाएंगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल अगर आप निकालेंगे तो बॉन्ड एंगल निकालने के लिए क्या देखना पड़ता है, हाइब्रिडाइजेशन। H2S जो है इसके अंदर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, नो हाइब्रिडाइजेशन। एक नियम पढ़ाया जाता है जिसको बोलते हैं बेंट्स रूल, और एक नियम पढ़ाया जाता है जो है ड्रैगोज रूल। ये बेंट ड्रैगो अगर आपको पढ़ाया गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ाया गया है तो आप ये जाने H2S में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, और बॉन्ड एंगल इसका नियरली 90 के बराबर होता है। तो इसका तो 90 के करीब बॉन्ड एंगल हो गया। अमोनिया का बॉन्ड एंगल 104 डिग्री है, 107 डिग्री। इसका 109 डिग्री 28 मिनट के करीब होता है, और इसका BF3 का 120 डिग्री के करीब बॉन्ड एंगल है, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज है। तो सबसे पीछे तो H2S हो जाएगा, फिर उसके बाद आएगा अमोनिया, अमोनिया से ज़्यादा आएगा CH4, और CH4 से ज़्यादा आएगा BF3, यानी करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्रॉम एटॉमिक ऑर्बिटल इस सेम एटम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नोड पर जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है नोडल प्लेन पर। नोड का मतलब ही यही होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य रहे। इनमें से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा MOT के आधार पर, हीलियम-2 नहीं करेगा, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 0। तो अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लगाएंगे इसके ऊपर तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 0, और 0 बॉन्ड ऑर्डर वाले मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वैसे भी हीलियम नोबल गैस है, तो ये 2 बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करेगा। एक मेटल है M जिसका इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है ये, तो इसका मतलब ये S ब्लॉक का मेंबर हो गया, 3s1 दिख रहा है। S ब्लॉक वाले M2O टाइप का ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए Na2O, इसके अलावा K2O, ये इनके नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं। तो आई विल गो विद द सेकंड ऑप्शन इन दिस केस। अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज विच हैज मिनिमम बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो हम ना इसमें सबका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, मैंने आपको O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर अभी बताया था। तो O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा,
इट विल बी इक्वल टू O2 का कितना होता है 2, तो O2 माइनस करोगे तो इट विल बी 1.5। B2 और C2 और F2 ये दोनों मेरे पास बचे। अब F2 में तो सिंगल ही बॉन्ड होता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 1 आता है। इसके अलावा अगर आप B2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो B2 क्या है, B2 मतलब 5 और 5 10 इलेक्ट्रॉन। अब 10 इलेक्ट्रॉन में अगर आप नियम जानते हैं तो 8 से लेकर 14 तक, मतलब बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए अगर आप शॉर्ट में निकालें तो 0 से 8 इलेक्ट्रॉन तक तो आपको निकालना पड़ेगा। 8 से 14 और 14 से 20 ऐसे ग्रुप डिसाइड कर लें। अब ये जो 8 से लेकर 14 तक होता है, यहाँ तक आने में आप देखो यहाँ तक एंटी बॉन्डिंग फिक्स होता है 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ एंटी बॉन्डिंग विल बी 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या होगा बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन 10 फिक्स होते हैं। क्योंकि यहाँ जब आप चले आते हैं तो सिग्मा 1s2 अगर आप इसको भरेंगे तो इट विल बी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 फिर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, 8 के बाद जब पाई वाला भरना शुरू करोगे तो अगले 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएंगे। इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग तो फिक्स हो गया ना, यही 4 एंटी बॉन्डिंग वाले यहाँ तक रहेंगे। अब देखो ये जो B2 है इसमें 10 है, तो 10 में से 4 कौन होंगे एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग कितना बचा 6, तो 6 में से 4 गया बटे 2 करोगे तो 1 आ जाएगा इसका बॉन्ड, 1 आ गया। C2 क्या है कार्बन, 6 और 6 12 होते हैं इसमें, तो 12 भी इसी रेंज में आ जाएगा। 12 में भी 4 क्या होंगे एंटी बॉन्डिंग के, तो बॉन्डिंग कितने हो गए 8, तो 8 में से 4 घटाओ और बटे 2 यानी ये 2 आ जाएगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। अब देखो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम, यानी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो जाएगी। A simplified application of molecular orbital theory to the hypothetical molecule OF। अब OF आपके सामने आया, O में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, इसमें कितने हैं 9, बराबर कितना आ गया 17। अब 17 देखो किस रेंज में आ रहा है 14 से लेके 20 तक, तो आप चाहे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपको पता है ऑक्सीजन इज O2, O2 का 16 होता है और O2 में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो दिस इज सिमिलर टू O2 माइनस, और O2 माइनस का मतलब 1.5 बॉन्ड ऑर्डर। तो आप जिस भी तरीके से निकालना चाहें दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। पजांस रूल के हिसाब से कोवेलेंट कैरेक्टर को फेवर करता है छोटा कैटायन और बड़ा एनायन। तो छोटा कैटायन मतलब स्मॉल कैटायन एंड लार्ज एनायन, ये कोवेलेंट कैरेक्टर को फेवर करते हैं। छोटा कैटायन बड़ा एनायन ज्यादा चार्ज और स्यूडो कॉन्फ़िगरेशन, 4 नियम है। अगर आप इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर देखें तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट ये किस ग्रुप के मेंबर हैं, सेकेंड ग्रुप के मेंबर हैं। जैसे जैसे कैटायन का साइज छोटा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, तो यहाँ देखो कैटायन का साइज छोटा होता जा रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। ये सबसे छोटा कैटायन है सेकेंड ग्रुप का, तो इसलिए इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। मैच द कंपाउंड लिस्टेड इन लिस्ट फर्स्ट और सेकंड के साथ मुझे मिलाना है। तो अब देखो Cl F2- का चित्र बनाना चाहता हूँ। इसको ऐसे देखा करो, Cl के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, एक और ले लिए तो कितना हो गया 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन वाला अगर इस तरीके से 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ इसके खर्च हो गए, बचे 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 लोन पेयर। तो ये देखो ना, ये पहली बात तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d, और sp3d के साथ साथ आपको एक बात और याद रखनी है कि जब sp3d में 3 लोन पेयर होते हैं तो वो लीनियर शेप बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ Cl लीनियर शेप का हो जाएगा। और Cl को अगर देखोगे तो क्लोरीन में 7 होते हैं, एक चला गया 6 हो गया। अब 6 इलेक्ट्रॉन वाले ने 2 बॉन्ड बना रखा है, तो Cl ये है, एक इधर F बनाया एक इधर F बनाया, 6 में से 2 इधर खर्च हो गए, अब 2 लोन पेयर बच गए मेरे पास। तो ये पानी के मॉलिक्यूल जैसा है, H2O जैसा। H2O में भी सेंटर में 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 हो जाएगा, तो इसका शेप बेंट हो जाएगा और इसका शेप क्या हो जाएगा, द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल विल बी लीनियर। तो यहाँ पर बेंट शेप इसका लीनियर है एंड देन बेंट है, लीनियर एंड बेंट रेस्पेक्टिवली। ये मैंने मैच कर लिया किसको, ए ऑप्शन को। ए को मैं मैच करूंगा थर्ड के साथ, ऐसा मुझे 2 ऑप्शन में दिख रहा है। अब बी को अगर मैं मैच कर लेता हूं तो मेरा काम चल जाएगा। बी में लिखा हुआ है I2O2, ये कुछ इसमें प्रिंटिंग में मिस्टेक है, तो अभी इसको सही कर दे। मैं ऐसा करता हूँ C4 है, डी को मैच कर लेते हैं कि डी के साथ कौन है। तो डी में BrF5 है और XeO F4 है, तो XeO
डबल बॉन्ड O और 4 फ्लोरीन, कैसे भी जोड़ दिया करो 4 फ्लोरीन, वो नहीं, अभी तो हम गिन रहे हैं, बाद में देखेंगे। तो कितने खर्च हो गए, 1 2 3 4 5 6, मतलब एक लोन पेयर बच गया। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक तो ये पता चल गया। XCOF4 का sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि D वाले के साथ मुझे 5 को लेके आना है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मैं इस ऑप्शन के साथ चला जाऊंगा। तो आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं इसमें, और पूरा करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या गड़बड़ है इसको हम लोग देख लेंगे, कुछ प्रिंटिंग में यहाँ पे प्रॉब्लम है, बट पेपर में आपको ये प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। इसमें से इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है, तो गलत स्टेटमेंट क्या है, पोलराइजिंग पावर रेफर्स टू कैटायन, सही बात लिखी है। पोलराइजेबिलिटी किसकी होती है, एनायन की। स्मॉल कैटायन ज़्यादा पोलराइज कर सकता है, जिसमें स्यूडो इनर्ट होगा वो आयनिक होगा, ये गलत लिखा है। देखो कोवेलेंट होने के लिए चार कैरेक्टर चाहिए, छोटा कैटायन, बड़ा एनायन, ज़्यादा चार्ज, स्यूडो कन्फिग्रेशन। तो स्यूडो कन्फिग्रेशन ज़्यादा कोवेलेंट बनाता है, ना कि ज़्यादा आयनिक। द मोस्ट पोलर बॉन्ड, हाइड्रोजन का EN देखो फिक्स है, 2.1 होता है। जहां इसको EN का सबसे ज्यादा डिफरेंस मिलेगा वहां पोलैरिटी बनेगी, क्योंकि पोलैरिटी डिसाइड करते हैं किससे, डाइपोल मोमेंट से, और डाइपोल मोमेंट EN के डिफरेंस से निकलता है। तो ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर डिफरेंस सबसे ज्यादा हो जाएगा। ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द वन विच हैज परमानेंट डाइपोल मोमेंट, तो इसमें अगर आप देखें तो PF3 जो मॉलिक्यूल है इसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है, और लोन पेयर के डाइपोल मोमेंट को कोई भी कैंसिल करने वाला पूरी तरीके से नहीं है। बाकी सबका जीरो डाइपोल मोमेंट है। तो जीरो डाइपोल मोमेंट की एक शर्त होती है, इफ एन एटम इज सराउंडेड बाई सेम टाइप ऑफ एटम, मतलब सराउंडिंग एटम सेम हो और लोन पेयर एब्सेंट, ये दो शर्तें अगर किसी ने फॉलो कर ली तो आप समझ लो उसका डाइपोल मोमेंट जो होगा वो जीरो आ जाएगा। यहाँ देखो सराउंडिंग एटम फ्लोरीन है, लोन पेयर जीरो है, डाइपोल मोमेंट जीरो। सराउंडिंग एटम फ्लोरीन, लोन पेयर नहीं है। सराउंडिंग एटम फ्लोरीन और लोन पेयर नहीं है, इसके पास लोन पेयर है, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो देखो CH4 का डाइपोल मोमेंट तो जीरो हो जाएगा। NF3 और NH3 ये दोनों बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं, NCERT में लिए हुए हैं। NF3 ये है और NH3 ये है। आपको पता है कि NH3 में यहाँ पे ये ऐसा चलेगा और यहाँ ये उल्टा चलेगा, क्योंकि फ्लोरीन का EN ज़्यादा है। तो यहाँ अपोजिट डाइपोल मोमेंट है, यहाँ तो लोन पेयर की तरफ बनाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस अपोजिट ये थोड़ा सा कम हो जाएगा और NH3 का ज़्यादा होगा। तो CH4 का जीरो है, उससे ज़्यादा होगा NF3 का, और उससे ज़्यादा होगा NH3 का, और सबसे ज़्यादा होगा वाटर का। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 79 में कहा गया है कि द डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl इज 1.03 dBi. If HCl bond distance is 1.26 angstrom, what is the percent ionic character in HCl bond? तो देखो परसेंट आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, इसमें ये मानते हैं कि ये दोनों चार्ज सेपरेट हो गए। अगर ये दोनों बिल्कुल प्रॉपर फुल फ्लेज्ड चार्ज में बदल जाएं तो इन पे कितना डाइपोल मोमेंट आएगा, और अभी कितना है, इसको 100 से गुणा कर देते हैं डिवाइड करके, तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। देखो आयनिक होने का मतलब क्या है, दोनों पे फुल फ्लेज चार्ज आ गया। तो जब इन दोनों पे फुल फ्लेज चार्ज आ जाएगा तो आपको पता है ये +1 का जो चार्ज है ये 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होता है, विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम। या आप इसको लिख सकते हैं, अगर आप ESU में लिखना चाहें, क्योंकि D/ESU सेंटीमीटर में डिफाइन किया जाता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और इंटू 3 इंटू 10 की पावर 9, तो ये ESU में कन्वर्ट हो जाएगा, विच विल कम आउट टू बी 4.8 इंटू 10 की पावर -10। ये आ गया आपके पास ESU में चार्ज। तो यहाँ मैंने पूरा चार्ज डेवलप हो जाए तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला चार्ज इंटू लेंथ होता है, तो इट विल बी 4.8 इंटू 10 की पावर -10 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ इसकी कितनी दे रखी है 1.26 एंगस्ट्रॉम, नहीं आपको किस में लेना पड़ेगा सेंटीमीटर, तो 10 की पावर -8 लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर के लिए। अब देखो ये मैंने ESU सेंटीमीटर में निकाला, इसी को D/E बोलते हैं। तो ESU सेंटीमीटर में जब आपने निकाल लिया
तो ये तब होगा डाइपोल मोमेंट जब ये पूरा आयनिक हो जाएगा। और अभी कितना है डाइपोल मोमेंट? 1.03। इसको लिख के 100 से गुणा कर दें तो आपका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। फॉर्मूला याद रखें, कहाँ क्या प्लेस करना है ये याद रखें, बहुत इस पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोस्ट्रक्चरल विद CCl4? तो CCl4 कैसा होता है? इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड टेट्राहेड्रल शेप का है। तो कह रहे हैं इसमें से कौन सा ऐसा है जो इसकी तरीके का नहीं है? तो आप देखें इसमें PO4-3 है, NH4+ है, SCl4। देखो सल्फर के साथ अगर 4 क्लोरीन लगा दोगे तो एक लोन पेयर बच जाएगा। अब एक लोन पेयर बच गया तो मतलब 4 ये और एक ये, यानी sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। एंड इट इज लाइक SF4 C100 शेप, आपने सुना होगा, ये C100 वाले शेप का आ गया। नाउ दिस इज नॉट सिमिलर टू टेट्राहेड्रल, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट बेंट? NO2+ को बिल्कुल याद ही रखना है। इट इज लाइक CO2, CO2 जैसा होता है। देखो नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करा तो वो कार्बन ही तो बन गया। इसमें N जो होता है डबल बॉन्ड O इस तरीके से बनाता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है और बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180। एंड दिस इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। तो इसके बारे में ये सब बातें याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेडली पूछा जाता है। इसमें से लीस्ट वोलाटाइल कौन है? कौन सबसे कम उड़ेगा? तो आपको पता है HF में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? H बॉन्ड, जिसकी वजह से ये जुड़े बहुत अच्छे से रहेंगे और उड़ेंगे बहुत कम। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो आपको पता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो होता है ये है फिनॉल। अगर मैं इसमें फिनॉल बनाऊंगा तो ये O रहेगा और H रहेगा। इसके साथ यहाँ पर N डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O बना लेते हैं, ये हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है विच इज डोमिनेंट, तो इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर नहीं होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें से किस में नहीं होगा? HI के अंदर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शर्त ये है कि हाइड्रोजन शुड बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू आइदर ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। इनसे सीधा जुड़ा हुआ होता है तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कुछ इसके अपवाद हैं, लेकिन जैसे क्लोराल हाइड्रेट अपवाद है, या फिर अगर आप मतलब कुछ अपवाद हैं जो कि आपको अलग अलग जगह पढ़ाए जाएंगे, बट यहाँ आप देखो आयोडीन है तो इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ H बॉन्ड पर मोल? तो पानी के अंदर सबसे ज्यादा होता है, ये 4 बॉन्ड बनाता है। एक पानी का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और ये मैक्सिमम भी है। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। C2H6 में CC सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई, तो C2H6 मतलब ये इस तरीके से है। इसके अंदर देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है, तो ये जो CC बॉन्ड है ये वाला, इट विल बी बिटवीन sp3 एंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो उनके बीच के ओवरलैप से बनेगा बिकॉज यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डाइपोल मोमेंट अमंग द क्लोराइड्स, तो यहाँ पर आपको CH3Cl, उससे कम CH2Cl2, उससे कम CSCl3 और सबसे कम CCl4 के अंदर मिल जाएगा डाइपोल मोमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसिबल विथ वाटर? अब देखो ये जो है ना, ये तो ऐसे इथेनॉल है, शराब है, तो पानी में घुली जाती है, और ये बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो बिकॉज ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड इट इज मिसिबल इन वाटर। यहाँ पर आपको लिस्ट में मैच करना है, तो CH2 इज लाइक CO2, तो ये जो है ये लीनियर शेप का हो जाएगा। लीनियर कहाँ है? तो मतलब A के साथ मुझे सेकंड को मिलाना है, 2 ऑप्शन मैंने काट दिए। SO2 बेंट शेप का हो जाएगा, क्योंकि SO2 का चित्र बनाओगे तो सल्फर के साथ 2 बॉन्ड इधर बन जाएंगे और एक लोन पेयर बचा हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 एंड इट विल बी बेंट शेप, तो B को मैं मिलाऊंगा फर्स्ट के साथ जो कि दोनों ऑप्शन में दिख रहा है। C जो है वो है BF3। BF3 आपको पता है कैसा बनता है? ट्राइगोनल पिरामिडल शेप और 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल और sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इट विल बी ट्राइगोनल प्लेनर, सॉरी पिरामिडल बोल दिया मैंने, ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनाएगा BF3, यानी C के साथ हम थर्ड को मिलाएंगे, तो मुझे मेरा आंसर मिल चुका है। D अमोनिया जो है वो पिरामिडल शेप का है, तो D विल बी D में मिलाऊंगा ट्राइगोनल पिरामिडल। 90 नंबर एक असर्शन रीजन है, बॉन्ड ऑर्डर कैन एज्यूम एनी वैल्यू नंबर इंक्लूडिंग जीरो। सही बात है, बॉन्ड ऑर्डर जीरो भी हो सकता है और कोई भी वैल्यू कर सकता है, असर्शन सही है। हायर द बॉन्ड ऑर्डर
शॉर्टर इज बॉन्ड लेंथ एंड ग्रेटर इज बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ कम। दोनों बातें सही हैं, बट ये इसका रीज़न नहीं है। तो assertion and reason both are correct, but reason is not the correct explanation of assertion। तो ये आपका पेपर हो गया, मैंने आपको इस पेपर का सॉल्यूशन बता दिया किस तरीके से आपको एग्जाम में अप्रोच करना है। आई थिंक मुझे करने में इसको 35 मिनट के करीब लगा होगा या उससे भी कम लगा होगा। तो आपको भी इसी तरीके से एग्जाम में एकदम क्लियर कट एक सवाल का एक जवाब पता होना चाहिए, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर अप्रोच। इस तरह का अप्रोच बनाने के लिए आपको बस एक ही काम करना है कि अन्यथा चीज़ों को हटा दें, एक्सेस चीज़ों को हटाते जाएं। जितना ज़्यादा डेटा क्लटर कर दिमाग में रखोगे ना, उतना ही ज़्यादा। आप समझ लो कि आपके कमरे में दिमाग इज़ अ रूम, तो इसमें जितना सामान कलेक्ट कर लोगे उतना गड़बड़ होती चली जाएगी, बिकॉज फिर वो अरेंजमेंट नहीं रह जाएगा। तो बी क्लियर, आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, यू हैव टू डील विद दैट। मिनिमम डेटा रखें, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ नेसेसरी, ये हम आपको क्लासरूम में बताते रहते हैं। या फिर आप कोई भी अच्छा मॉड्यूल फॉलो कर लें, अच्छा कोचिंग का मॉड्यूल फॉलो कर लें, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा फॉर अ गुड स्टडी मटेरियल। तो आपको एक दिशा में चलना है, अलग अलग नहीं कि आज इनका लगा रहे हैं, कल उनका लगा रहे हैं, परसों उनका लगा रहे हैं। एक को डिसाइड करो, एक डायरेक्शन में चलो। ब्रेन जितना यूनिडायरेक्शनल होगा उतना तेज निकल जाओगे। फोकस्ड लर्निंग इसी को कहते हैं। तो अगले टेस्ट के पेपर के सोल्यूशन में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।